जी, जी दादा, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इतना टाइम के लिए जुड़े। राकेश जी का नेट आ रहा है, जा रहा है, इससे पहले कि वो फिर उनका नेट कुछ हो जाए तो मैं उनकी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। राकेश जी, कौन-कौन है विभीषण इंडिया गठबंधन के? कौन इसको डीरेल करना चाह रहा है? एनसीपी तो खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में मेरी नज़र में, मतलब जो हमारे बाकी विद्वान मित्र हैं या बाकी जनता क्या सोचती है, वही जानते होंगे। लेकिन मेरी नज़र से शरद पवार ऑलमोस्ट फिनिश है। शायद वो और उनकी बेटी 2 लोगों की पार्टी बची है। और केजरीवाल की जो डिमांड्स हैं वो मुझे लगता है कि उन चीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके शायद लेवल पे वो नहीं है। पंजाब में 13 सीटें, अगर वहां कांग्रेस और आपका मुकाबला होता भी है पंजाब में, तो वहां पे अकाली दल और बीजेपी नॉन एंटिटीज है आज की डेट में, तो वो हारेंगे ही हारेंगे दोनों। तो असली मुकाबला वहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही है। शायद आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि उसकी जो ख्याति कम हुई है पंजाब के अंदर, हम पंजाब के ऊपर चर्चा कम ही करते हैं एक्चुअली, लेकिन 13 सीटें हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इज मेकिंग ए ह्यूज कम बैक इन पंजाब ऑन इट्स ओल्ड रेपुटेशन। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर, राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, धन्यवाद दिनेश जी। अभी आपने अपनी भूमिका में ही इंगित कर दिया है कि इस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इसका भावी विभीषण कौन हो सकता है। और विभीषणों की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा एक फॉर्मूला ये है कि आप उनकी एक्टिविटीज पर थोड़ी सी नज़र डाल लें और उनका जो हाल का पिछले 6 महीने का कामकाज है उसका उस पर नज़र डाल लें। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि एनसीपी तो सबसे स्पष्ट विभीषण है ही, क्योंकि उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को सौंप ही दिया है। अब रहे शरद पवार जी, तो शरद पवार जी भी अब आउट ऑफ डेट पॉलिटिशियन माने जाने लगे हैं। उनकी अपील पर जब उनके भतीजे नहीं रुके और कहते थे कि भाई उनकी आशीर्वाद लेकर के गए, लेकिन मान लीजिए कि उन्हें आशीर्वाद न भी दिया हो, तो उनकी अपील पर जब उनके राज्य में लोग नहीं रुक रहे हैं, तो वो कांग्रेस की मदद, कांग्रेस के नेतृत्व में खड़े होकर भी विपक्षी गठबंधन के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, बड़ा संदेह की स्थिति है। और केजरीवाल साहब का तो शुरू से है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, गठबंधन में प्रतिनियुक्ति पर वो रह सकते हैं, लेकिन उनका असली इरादा यह है अपना वजूद विधानसभा में बचा रहे और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की वो मदद करें, करते रहें। मध्य प्रदेश के हाल के चुनाव की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब एक छोटी सी नगर पालिका या नगर निगम है, उसका उसमें उनका चेयरमैन पिछले साल जीता था, उसके बाद से कहीं कोई उनका न संगठन है, न विधानसभा चुनाव में वो कम से कम 150 सीटों पर लड़े थे, तो उसमें सभी पर उनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। अब वो अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक सीट भी मांगे तो उनका कोई हक बनता नहीं है। इसलिए इस कुल मिलाकर के जो विभीषण के रोल में नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश को जरूर अभी वो नया नया जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बतंगड़ हुआ था, उसको लेकर के चिन्हित किया गया था कि ये भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश समझदार हैं और उनको गठबंधन के दूसरे बड़े नेता जो है लालू यादव जैसे, नीतीश कुमार जैसे, ये लोग समझा बुझा के साथ में रख लेंगे और सीट शेयरिंग में ज़्यादा इनको गड़बड़ नहीं करने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के सामने संकट ये है कि वो अपने दिल को समंदर तो बना ले, लेकिन लोग नदी की तरह अगर उसमें समाहित तो हों, अपना अपना हिस्सा उतना ही मांगे जितना उनका है, तब तो बात बन सकती है। अन्यथा सीधे तौर पर अगर आज आपने काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन लिया हो, तो आप समझ जाएंगे कि उनकी रणनीति क्या है और वो कितने आगे चल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन अभी बैठकों तक ही सीमित है, तो सीट शेयरिंग की बात तो बहुत दूर की बात है। उसमें भी मुझे लगता है कि ये पूरा 10-15 दिन गंवा देंगे। तो अब समय बहुत कम है। कांग्रेस के पास इतना तो है अभी तमाम सारी नुकसान के बावजूद कि वो अपने विभीषणों को पहचान ले, गठबंधन के विभीषणों को पहचान ले और निष्ठा के साथ और मजबूती के साथ सीट शेयरिंग में फॉर्मूले पर फॉर्मूला बनाए और फिर उस पर अमल करे। जैसे अभी दादा ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वो 2 या 3 सीटें मिलेंगी। अब वहाँ अगर कांग्रेस कहे कि साहब हम राष्ट्रीय दल है, हम बहुत बड़ा दल है, तो हमको 10 सीटें दे दीजिए, तो कोई नहीं देगा। स्थिति ये है कि हकीकत जो है उस पर खड़े होकर के अगर आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना लेंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार कर लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है विपक्षी दलों के लिए 2024 का आम चुनाव,
जिसमें वो अपने वजूद को बचा लें, अन्यथा बुरी तरह से क्रश कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो धर्मांधता की राजनीति है, आज भी वो एक मंदिर का ही उद्घाटन कर रहे थे, 20 साल में वो मंदिर बना, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये विकास का सबसे बड़ा प्रतीक है हिंदुस्तान की। तो ऐसे विकास की आंधी में अगर INDIA के सदस्य जो हैं एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि इन विभीषणों की वजह से गठबंधन तो डूबेगा तो डूबेगा ही, लेकिन विपक्ष नाम की जो संस्था लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर ये कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो लड़ नहीं सकती पूरे देश में, लेकिन इसके नेतृत्व में अगर सब मिलकर चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी को रोक सकते हैं। ऐसा पिछले दिनों में जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उनमें कुछ कुछ संकेत मिलते हैं। तेलंगाना में जैसे हाल में आपने देखा, वहां जीते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात अभी दादा ने कही थी कि अगर यहाँ बात कर देते तो शायद कुछ बदल जाता। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ये गठबंधन बना ही नहीं था विधानसभा चुनाव के नाम पर। अगर ये बन जाता तो और बेहतर होता। मेरे ख्याल से ये शुरुआत अगर 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के समय से हो जाती तो इसके नतीजे अच्छे मिलते। लोकसभा चुनाव तक ये जो एकजुटता थी और गाढ़ी हो जाती, लेकिन अब समय कम है। विभीषणों पर नजर रख करके अगर कांग्रेस और जो बाकी के सहयोगी दल हैं अपने अपने हिस्से पर सहानुभूति से, उदारता से निर्णय ले लें तो उनके हित में है, अन्यथा उनका वजूद भी संकट में है और जी। लोकतंत्र का वजूद तो संकट